औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट। हम सीपीसी पढ़ रहे थे और हमने साबका वीडियो पे सेक्शन 12 और 12 टू 12(2) सीपीसी 1908 को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। अब कंक्लूसिव का मतलब क्या होता? हतमी, फैसला कुन, यकीनी। ये है कंक्लूसिव। फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। फॉरेन जजमेंट हतमी ना हो। आगे बढ़िएगा। इफ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, लेकिन यहां तो उन्होंने कह दिया कि शैल बी कंक्लूसिव, और शैल में लेके आए, शैल में लेके आए और कहा कि वो क्या होगी, शैल बी कंक्लूसिव, वो हतमी होगी। आगे ये पढ़ेंगे हम कि वो फॉरेन जजमेंट से मुराद ये है कि सऊदी अरेबिया की कोई जजमेंट हो, सऊदी अरेबिया की कोर्ट की जजमेंट हो, वो जजमेंट यहां लाके आप उसका क्या करेंगे? आप पाकिस्तान है, फॉरेन जजमेंट आपने ले लिया, पाकिस्तान आ गए, अब उस फॉरेन जजमेंट की रोशनी में आपने करवाना इंप्लीमेंट, अमल दरामद। तो a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same title except। अब यहां से सेक्शन 13 शुरू हुई, एक्सेप्ट। क्योंकि पीछे तो उन्होंने कहा कि अगर किसी फॉरेन कोर्ट की भी जजमेंट होगी तो भैया उसका ऐसे उसी तरह अमल दरामद होगा जिस तरह की आपकी आपके अपने मुल्क में किसी कोर्ट की डिग्री का इंप्लीमेंट होता। ठीक हो गया। तो लेकिन एक्सेप्शंस, उन्होंने कहा ये एक्सेप्शंस, ये जी एक्सेप्शंस हैं 6। बेयर एक्ट में ए बी सी डी ई एफ की सूरत में पढ़ी हैं, ये भी पढ़िएगा। ए को पढ़िएगा, where it has not been produced by a court of competent jurisdiction। देखिए, जुरिस्डिक्शन कोर्ट को होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए जुरिस्डिक्शन, अख्तियार समात कंपिटेंट। अब कंपिटेंसी ऑफ जुरिस्डिक्शन जो देखनी है वो आप इस्टेब्लिश करेंगे उस जजमेंट से जो कि फॉरेन जजमेंट होगा। अब फॉरेन जजमेंट अगर आपके सामने पड़ा, इंशाल्लाह अगली अगली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फॉरेन जजमेंट किसी को लेके आएंगे और फॉरेन जजमेंट जो कि हम यहां इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, कोई फॉरेन जजमेंट उठा लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम उसमें देखेंगे कि क्या ये जजमेंट अगर फॉरेन है तो ये फॉरेन जजमेंट हमारे यहां, मेरे यहां, मेरी कोर्ट्स में क्या इंप्लीमेंट हो सकती या नहीं हो सकती। उन्होंने एक ही सूरत में कहा कि उसके पास कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। अगर कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन ना हो, एक देखिए आपको अख्तियार समात ही नहीं है तो आप बिला अख्तियार, अब अगर सऊदी अरेबिया के कोई मिनिस्टर या उनके कोई बादशाह, कोई उनका कोई अहलकार, अगर वो कहता है जी कि ये मैंने आपको डिग्री दे दिया और नीचे साइन करके दे दे, नो भाई वो तो कोर्ट का डिग्री नहीं है ना। और आगे देखेंगे कि बी की सूरत में उन्होंने कहा वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। हाँ, केस के मेरिट्स भी चेक कर। तो ऐसा करेंगे, किसी दोस्त से कहेंगे या कोई दोस्त अगर सुन रहा हो तो मुझे फॉरेन कोर्ट का जजमेंट दीजिएगा। यानी अगर आप सऊदी अरेबिया हैं या आप यूएई हैं तो
आपके पास अगर कोई फॉरेन जजमेंट है तो वो आप मुझे दीजिएगा, लेकिन एक ख्याल रखना, वो जो फॉरेन जजमेंट होगा वो फॉरेन जजमेंट टोटल डॉक्यूमेंट्स पे मुश्तमिल हो। अब टोटल डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है? अब भाई आपने दावा दायर किया, दावा दायर करने के बाद उसमें जवाब दावा आया नहीं आया वो देखना होता, फिर पूरे इंटरम ऑर्डर्स की जो शीट होती है उसको देखना होता, फिर जो फाइनल ऑर्डर होता उसको देखना होता। मतलब ये है कि आपने पूरी फाइल जो कि फॉरेन जजमेंट की सूरत में आपको अवार्ड हुई, उसकी पूरी कॉपी जो है वो आप प्रोवाइड करें। फिर आपको बताएंगे कि वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, कि आया कि ये केस के मेरिट्स के मुताबिक फैसला हुआ या नहीं, ऐसे तो नहीं पता चलता ना। अब चलते हैं आगे सी पे, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड। हाँ, हाँ, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो मैंने अभी बात किया कि फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, भाई फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स कब से शुरू होता? जब आपने दावा इंस्टीट्यूट किया, कोर्ट ने एक इंटरम ऑर्डर लिखा, कैफियत, सरश्ता और सब सारी की सारी पोजीशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, अर्जी दावा आ गया, अर्जी दावा के बाद जो आप दावा दायर कर, फर्द पता आ गया जी, फर्द पता के बाद क्या, ये सारे के सारी प्रोसीडिंग्स ऑफ लॉ। अच्छा वही कह रहे हैं कि वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रोसीडिंग्स जो है वो इंटरनेशनल लॉ के मुनाफी हों। इससे मुराद ये है कि अगर हम फॉरेन जजमेंट को इंप्लीमेंट करवाना चाहते, यहां पे एग्जीक्यूट कराना चाहते, तो उस सूरत में हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ क्या है भाई। आर refusal to recognize the law of Pakistan in cases in which such law is applicable। हाँ, उन्होंने कहा जी बात सुने, ठीक है, ये भी देखना है कि वो कानून, वो प्रोसीडिंग्स जो कि वहां अडॉप्ट की गई, क्या यहां भी अडॉप्ट करने करने का अख्तियार है या नहीं है, इसका भी कंपैरिजन करना। आगे चले, डी पे चलते हैं, वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू अ नेचुरल जस्टिस। आपको ना उसमें से जस्टिस नजर ही ना आ रहा हो। अब जस्टिस क्या है, सिविल का जस्टिस क्या है? सिविल की खूबसूरती देखिए, दावा दायर हुआ, जवाब दावा दाखिल हुआ, उसके बाद प्रोसीडिंग्स शुरू, जैसे ही जवाब दावा आया उन्होंने इश्यूज फ्रेम किया। ये ना आज तक हमने इश्यूज पे ही गौर नहीं किया। अगर हम बीइंग एन एडवोकेट्स अपना मौकफ, मतलब मुद्दई का मौकफ आप में और मेरे मुखालिफ का मौकफ, अगर दोनों का मौकफ आप अच्छी तरह समझ लें तो आपको एक प्रोपोजिशन ऑफ लॉ मिल जाएगी। ये है प्रोसीडिंग्स ऑफ लॉ। और उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोसीडिंग्स ऑफ लॉ जिनको कौन रोक रहा, इंटरनेशनल लॉ, और फिर आप कहें कि जी ये इंप्लीमेंट हो जाए, नहीं होगा। डी पे चलते, वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू अ नेचुरल जस्टिस। सॉरी, इसको दोबारा रिपीट किया गया। ई पे चलते हैं, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फॉल्ट। ओ, वो अदालत की मोहर ही ना हो जो वो लगा के और वहां से कोई टेस्टेड कॉपी बनवा के ले आए और वो कहें जी ये देखिए और इसमें तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहते फ्रॉड की बुनियाद पे अगर कोई ऐसा डिग्री दिखाया जा रहा, या वहां पे भी फ्रॉड कर लिया ना बंदा, तो यहाँ था लेकर वहां जो है उसको मुद्दा बना के उसके खिलाफ जो है डिग्री ले लिया आपने रिकवरी सूट की सूरत में, तो वो भी देखा जाएगा कि फ्रॉड तो नहीं है ना, कोई और बंदा तो नहीं पेश किया गया। एफ पे चलते हैं, वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अच्छा बहरहाल मैं इसको इस तरह समराइज करूंगा, भैया फॉरेन जजमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब मैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर ले, ये हमने पढ़ा ना सेक्शन 13। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं।